8 अगस्त को सेंट्रल गवर्नमेंट एक एक्ट लेके आई थी, एक बिल लेके आई थी पार्लियामेंट में, वक्फ बिल, जो अमेंड करेगी वक्फ एक्ट 1995 को। ठीक है। सो आज हम यही देखने वाले हैं कि वक्फ बिल क्या होता है। सो आज का हमारा टॉपिक क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले कि वक्फ प्रॉपर्टी क्या है, देन वक्फ बोर्ड क्या है, देन जो अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट अमेंडमेंट लेके आई है उस बिल का फीचर्स क्या क्या है, एंड फाइनली अभी जो नया बदलाव हुआ है कि लोकसभा राज्यसभा में कोई सहमति नहीं बनी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई है इस बिल को लेके। सो देखेंगे कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी क्या होता है। ठीक है। सो आज का हमारा ये कंटेंट है इन टोटल। सो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली बात, ये वक्फ प्रॉपर्टी क्या होता है। ठीक है। सो दिस आर मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी डेडिकेटेड इन द नेम ऑफ गॉड। मतलब वक्फ प्रॉपर्टी जो है वो कुछ और नहीं, बस एक चैरिटेबल प्रॉपर्टी है, चैरिटेबल प्रॉपर्टी है इन द नेम ऑफ गॉड। मतलब क्या है इसका, कि सपोज ये एक इंसान है, ठीक है, सपोज ए है, इसके पास कुछ लैंड था, इसके पास कुछ गोल्ड था, ठीक है, लैंड था और गोल्ड था, तो ये चाहता था कि ये इस्लाम को अपने जो एसेट्स हैं इसके पास, ये लैंड और गोल्ड, ये दान कर दें। तो इसने क्या किया, इन द नेम ऑफ इस्लाम, सपोज, क्योंकि अभी वक्फ की बात चल रही है और मेजरली ये इस्लाम से ही जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इस्लाम धर्म। सो ये धर्म के नाम पे अपना जो एसेट है वो दान करना चाहता था। ठीक है। सो जब ये दान कर देगा अपना एसेट, तो ये बन जाएगा वक्फ प्रॉपर्टी। ठीक है। ठीक। सो एंड फिर ऐसे ही अब ये वक्फ प्रॉपर्टी जब दान करेगा तो इसको मैनेज करने के लिए भी कुछ लोग हैं जो, मतलब जिनको एक एक्ट के थ्रू अपॉइंट किया गया है, जो वो है वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड, ठीक है, आगे देखेंगे इसका क्या है। सो वक्फ बोर्ड क्या करता है, ये सारे लैंड को देख रेख करता है, मैनेज करता है। अभी इतना सारा अगर सिर्फ एक इंसान ने इतना दिया तो बाकी लोग भी देते हैं, तो बहुत सारे लोग देते हैं, तो वक्फ बोर्ड के पास इन शॉर्ट बहुत सारे लैंड होता है। अब वो उस लैंड को कैसे मैनेज करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, ये वक्फ बोर्ड का काम है। ठीक है। तो आगे देखते हैं कि ये जो लैंड अभी जो ये दान किया इस इंसान ने, सपोज, तो वो उस लैंड से जो रेवेन्यू आएगा, सपोज इस वक्फ बोर्ड को उस लैंड से रेवेन्यू आया, जैसे इस वक्फ बोर्ड ने क्या किया, उस लैंड को एक और इंसान को दे दिया, सपोज दुकान खोलने के लिए वो लैंड दे दिया इसको। ठीक है। अब दुकान खोलने के लिए एक इसको दे दिया, तो उस दुकान का जो भाड़ा होगा, सपोज रेंट होगा, तो वो जाएगा वापस से ये वक्फ बोर्ड में। अब ये वक्फ बोर्ड उस रेंट को किस काम में लगाएगा, तो वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में लगाएगा वो पैसे को, ग्रेवयार्ड्स या फिर कब्रिस्तान जो हैं उसमें लगाएगा, या मस्जिद में लगाएगा, शेल्टर होम्स बनवाएगा। ठीक है। सो उस रेवेन्यू का वो जो वक्फ प्रॉपर्टी का जो रेवेन्यू होगा वो वक्फ बोर्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में लगाएगा। ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ है कि ये जो एक बार चैरिटी कर दिया गया, ठीक है, और ये वक्फ बोर्ड के पास जो लैंड चला गया, सो वो लैंड जो है वो ट्रांसफरेबल नहीं है और ना ही सोल्डेबल है। जैसे अभी हमने बोला ना कि सपोज वक्फ बोर्ड जो है वो एक इंसान को दुकान खोलने के लिए ये जो लैंड है, सपोज वो रेंट पे दे दिया, तो अब ये जो रेंट पे जो लैंड दिया है इस इंसान को, सो ये इंसान बस उसका मैनेजमेंट देखेगा, ये उस लैंड का मालिक नहीं है। ठीक है। वो कभी भी इस लैंड का मालिक नहीं बन सकता। ठीक है। तो अगर ये मालिक नहीं है तो ये लैंड, ये जो इंसान है वो किसी को ना ट्रांसफ़र कर सकता है, ना बेच सकता है, ना ही किसी को दे सकता है ऐसे ही। ठीक है। सो ये था वक्फ प्रॉपर्टी के बारे में। अब नेक्स्ट है वक्फ बोर्ड के बारे में कि रोल क्या है। सो अभी हमने डिस्कस किया कि वक्फ बोर्ड एक लीगल एंटिटी है जिसको 1954 के एक एक्ट से बनाया गया था। पार्लियामेंट में एक एक्ट आया था, उसके एक्ट के थ्रू ये वक्फ बोर्ड बनाया गया था और बोला गया था कि
हर स्टेट में एक वक्फ बोर्ड होगा जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ को क्या करेगा, मैनेज करेगा, जो भी देख रेख होगा वक्फ प्रॉपर्टीज़ का, ऑडिट वगैरह जो भी रजिस्ट्री होगा वो सब ये वक्फ बोर्ड मैनेज करेगा, ठीक है। एंड एक और काम इसका क्या है कि इट एडमिनिस्टर्स वक्फ प्रॉपर्टीज, रिकवर लॉस्ट प्रॉपर्टीज, सैंक्शंस द ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल वक्फ प्रॉपर्टी थ्रू सेल, गिफ्ट, मोर्टाज, एक्सचेंज और लीज विद एटलीस्ट 2/3 ऑफ द बोर्ड मेंबर्स वोटिंग इन फेवर ऑफ द ट्रांजेक्शंस, ठीक है। तो ये काम भी करता है कि रिकवर करता है लॉस्ट प्रॉपर्टीज़ को वक्फ बोर्ड, सैंक्शंस लगाता है अगर किसी ने कुछ गड़बड़ किया तो, क्योंकि ये लोग भी रेंट पे देते हैं ना, अभी तो हमने बात की, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है कि इस वक्फ बोर्ड को के ऊपर भी एक बॉडी बनाया गया है, स्टैट्यूटरी बॉडी 1964 में बनाया गया था, सेंट्रल वक्फ काउंसिल, ठीक है। ये क्या करता है, ये स्टेट लेवल, हर स्टेट लेवल पे जो वक्फ बोर्ड है उसका देख रेख करता है, उसको गाइड करता है कि क्या क्या स्टेप लेना चाहिए, कहाँ कहाँ इन शॉर्ट वो जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ है उसको कहाँ कहाँ रेंट पे देना चाहिए, मतलब ओवरऑल गाइड करता है वक्फ बोर्ड को कि कैसे इन्वेस्टमेंट करना है लैंड पे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू आ सके और फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस या फिर मस्जिद सब में वो इन्वेस्ट कर सके, लगा सके, ठीक है। अब जो अभी नया बिल आया है, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो नए बिल लेके आई है उसके प्रॉपर्टीज़, सो इस बिल को लाने के पीछे का कारण क्या है, सो इसके पीछे एक बड़ा कारण है कि इंडिया में वक्फ बोर्ड जो है उसके पास कितना प्रॉपर्टी है, आप सुन के चौंक जाओगे। सो इनके पास 9 लाख एकड़ लैंड है जिसका वर्थ है अभी फ़िलहाल 1.2 लाख करोड़ का, ठीक है, इतनी बड़ी है। और ये इतना लैंड होल्ड करते ही ये 3rd लार्जेस्ट लैंड होल्डर बन जाता है इंडिया में। इंडिया में 3rd लार्जेस्ट लैंड होल्डर बन जाता है। फर्स्ट कौन है, तो फर्स्ट है रेलवेज एंड सेकेंड है डिफेंस मिनिस्टर्स, ठीक है। सो ये एक पहला कारण है क्योंकि इतना लैंड होल्ड करता है, पहला कारण है इस बिल में अमेंडमेंट्स लाने का। सेकेंड रीज़न क्या है, सेकेंड रीज़न ये है कि वक्फ बोर्ड को बहुत सारी पावर दे दी गई थी 1995 एंड 2013 अमेंडमेंट से, अमेंडमेंट एक्ट से बहुत ज़्यादा पावर दे दी गई थी कि कुछ ऐसा था कि वक्फ बोर्ड जिस प्रॉपर्टी को अगर ओरली भी बोल दे कि वो प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी है, ओरली भी बोल दे अगर वक्फ प्रॉपर्टी है तो वो प्रॉपर्टी जो है वो वक्फ की हो जाती थी। तो इसी से रिलेटेड 2018 में वक्फ बोर्ड ने एक बार ताजमहल को भी अपनी प्रॉपर्टी बोल दिया था, एक बार तमिलनाडु का एक पूरा विलेज को उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बोल दिया था। तो इस तरह के केस आते रहते थे, ठीक है। थर्ड चीज़ क्या है कि ये जो वक्फ बोर्ड है इसमें विमेन का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, विमेन रिप्रेजेंटेशन नहीं है, कोई विमेन नहीं है फिर, ठीक है। सो ये सारे कारण हैं मेजरली इस बिल को लाने के पीछे का। सो अभी हम देखते हैं कि ये नए बिल में अमेंडमेंट क्या क्या आया है, क्या नया अमेंडमेंट है, ठीक है। आई होप इतना समझ में आया होगा आपको। अब फीचर्स क्या क्या है नए बिल में, तो नए बिल में बोला गया है एक डेटाबेस बनाने के लिए वक्फ प्रॉपर्टी के ऊपर, ठीक है, रजिस्टर्ड ऑन द पोर्टल विद इन द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। नेक्स्ट, वक्फ जो है, जो प्रॉपर्टीज़ है उसको रीडिफाइन किया गया है इस बिल में, और कहा गया ये अब वक्फ जो वर्ड है, जो पहले चैरिटेबल ऑन द नेम ऑफ इस्लाम था सिर्फ, तो उसको चेंज करके नया किया गया है। क्या है ये, एज वक्फ बाय एनी पर्सन प्रैक्टिसिंग इस्लाम फॉर एटलीस्ट 5 years और हैविंग ओनरशिप ऑफ सच प्रॉपर्टी, ठीक है। तो वही पर्सन प्रॉपर्टी को चैरिटेबल कर सकता है जो एटलीस्ट 5 years से उस प्रॉपर्टी का ओनर है, ठीक है। और कोई मतलब जैसे ही किसी ने खरीदा, और जैसे ही कोई प्रॉपर्टी किसी ने खरीदा और
चाह कि विद इन 1 ईयर ही उसको अगर मन कर गया चैरिटी करने का तो वो नहीं कर सकता। मिनिमम 5 ईयर्स का उसको ओनरशिप होना पड़ेगा। नेक्स्ट थिंग क्या किया है चेंज इन्होंने कि विमेन एंड नॉन मुस्लिम्स को रिप्रेजेंटेशन, मतलब नॉन मुस्लिम्स, ठीक है, बोला है कि 2 विमेन एंड 2 नॉन मुस्लिम भी इस वक्फ बोर्ड में से रहेंगे, ये है। नेक्स्ट फोर्थ क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरेक्ट द ऑडिट ऑफ एनी वक्फ एट एनी टाइम बाय एन ऑडिटर अपॉइंटेड बाय द कंट्रोलर ऑडिटर कैग, मतलब कैग से सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी एक ऑडिटर ऑडिट करवा सकती है वक्फ का, ठीक है, और उस ऑडिटर को कौन भेजेगा तो कैग भेजेगा, ठीक है, गवर्नमेंट का। नेक्स्ट क्या है कि अब से जो वक्फ प्रॉपर्टी था, वक्फ प्रॉपर्टी जो था पहले, वक्फ प्रॉपर्टी, वो वक्फ मतलब उसको मतलब वक्फ प्रॉपर्टी को डिक्लेयर करने के लिए कौन डिक्लेयर करता था कि ये कोई वक्फ प्रॉपर्टी है कि नहीं, तो वो वक्फ बोर्ड करता था। लेकिन ये चीज़ वक्फ बोर्ड से अभी छीन के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दे दिया गया है कि अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डिसाइड करेंगे कि कौन सा प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी है और कौन सा नहीं है, ठीक। तो ये सारे जो है नए चेंजेस की गई हैं। अब यही सारे चेंजेस की वजह से पार्लियामेंट में काफ़ी अप्रूव हुआ, अपोजिशंस ने काफ़ी हल्ला मचाया, तो इस वजह से जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी ये बिल जो है एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में दे दी गई है, ठीक है। अब देखते हैं कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी क्या होता है। तो सबसे पहले ये एक एडहॉक कमेटी है, मतलब टेम्पररी कमेटी है, एस्टेब्लिश बाय द पार्लियामेंट टू कंडक्ट अ थॉरो एग्जामिनेशन ऑफ ए स्पेसिफिक सब्जेक्ट और बिल, ठीक है। ये बनाया ही जाता है एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट और बिल को एग्जामिन करने के लिए। अब इसमें मेंबर्स का कौन कौन होते हैं, तो इसमें मेंबर्स दोनों हाउस से लिए जाते हैं, लोकसभा से भी एंड राज्यसभा से भी। तो अभी जो इस बिल के लिए लोकसभा से 21 लिए गए हैं मेंबर्स एंड राज्यसभा से 10 लिए गए हैं। नेक्स्ट क्या है कि ये जो कमेटी रेकमेंड करेगी अभी इस एग्जामिनेशन के बाद, जो भी ये कमेटी रेकमेंड करेगी ये सिर्फ एक एडवाइजरी होगी, ठीक है। गवर्नमेंट इससे बाउंड नहीं होगा, मैंडेटरी नहीं है कि गवर्नमेंट इस एडवाइस को मतलब रिकमेंडेशन को मान ही ले, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है कि जेपीसी हैज़ द अथॉरिटी टू गैदर एविडेंस फ्रॉम द एक्सपर्ट पब्लिक बॉडीज एसोसिएशन इंडिविजुअल और इंटरेस्टेड पार्टीज आइदर ऑन इट्स ओन इनिशिएटिव और इन रिस्पॉन्स टू देयर रिक्वेस्ट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट ये सारी चीज़ें हैं कि पहले भी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई थी, जैसे बफर स्कैंडल हुआ था 1987 में, तब बनाया था। हर्षद मेहता स्कैम में बनाया गया था। फिर नेशनल एनआरसी 2016 में, नेक्स्ट पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 में बनाया गया था, ठीक है। सो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी पहली बार नहीं बन रही है, पहले भी बिल्स पे बनाया गया था ये सारी चीज़ें, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, एंड इन केस कुछ भी लगा हो कि नहीं समझ में आया, देन प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। आप मुझे बोल सकते हो, उससे मुझे भी हेल्प होगा कि मैं थोड़ा और बेहतर कर सकूं, अपने वीडियोस पे काम कर सकूं, एक्सप्लेनेशंस पे काम कर सकूं, ठीक है। थैंक यू।